हेलो। आज क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपना फर्स्ट वीडियो जो कि सेट से रिलेटेड है डाल रहा हूं और इसे जो है सो आप लोग ध्यान से देखें। देखने के बाद आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना जो है सो राय जरूर दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अगर कमी होगी तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर सुधार के और बेहतर रूप से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज जो है मैं सेट थ्योरी जो कि क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है उसको बताने जा रहा हूं। और सेट थ्योरी में सबसे पहले देखते हैं कि सेट का डिफिनीशन क्या है। कोई भी मैथमेटिक्स में जो बात आती है समझने की तो सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज को कर सकते हैं कि वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होगी, वर्बली हम माइंड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है जिससे कि वो आसान हो जाए और कलम की जरूरत कम से कम पड़े। तो यहां पर सेट थ्योरी में हम दो टॉपिक देते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 सो, फिर लिखते हैं 2 ब्रिक, राम, वाटर, सो। और इन दोनों को लिखने के बाद हम अगर ये सवाल आप लोगों से करें कि नेक्स्ट टर्म यहां पे क्या आएगा, और इसमें भी सवाल करें कि नेक्स्ट टर्म यहां पे क्या आएगा, तो आपका जो आंसर होगा आई होप कि यहां पे 10 आएगा। निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा, लेकिन यहां पर संभवतः सही तथ्य तक, सही आंसर तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये यहां पर जो आने वाला है वह किसी को पता नहीं होगा, और उसके पीछे वजह है इसका अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है किसी रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो जब किसी रूल को ये फॉलो कर ही नहीं रहा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा कोई नहीं बता सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है प्रत्येक टर्म। उस रूल को अगर हम समझ गए तो डेफिनेटली हम बता देंगे कि फिर जो टर्म आने वाला है वो क्या आएगा। तो सेट का कॉन्सेप्ट बस इसी बात पे डिपेंड करता है कि सेट है क्या। तो यहाँ पर अगर कोई कलेक्शन दिया हुआ है, ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट किसी एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो उस रूल के आधार पर आगे आने वाले सारे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, जो कि किसी डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। लेकिन ये कलेक्शन सेकेंड जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स किसी एक डिफिनिट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ कलेक्शन है। इसलिए यह सेट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सेट को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर डिफिनीशन होगा सेट का कि द वेल डिफाइंड collection, well defined collection of objects is called set. The well defined collection of objects is called set, whereas only collection of objects is not a set. ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल डिफाइन है कि नहीं। अगर वेल डिफाइन है तो वो सेट है, वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया,
इज ए सेट और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है, हम कलेक्शन दे रहे हैं आप लोगों को कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये निश्चित रूप से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट होगा। कारण है कि इस कलेक्शन में जितने भी हैं इंडियन क्रिकेटर्स ही है, सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी जरूर मिल रहा है, वो सभी इंडियन क्रिकेटर हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज को ये सभी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी वजह से द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स इज ए सेट, लिखेंगे यस, बिकॉज ऑल हैव ए कॉमन प्रॉपर्टीज दैट दे बिलोंग्स इंडिया, दे आर क्रिकेटर्स ना। अब इसी में एक चीज और जोड़ते हैं, तब क्वेश्चन पूछे, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फेमस क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट और नॉट। इज ऑल फेमस क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट और नॉट, अर्थात भारत के सभी प्रसिद्ध क्रिकेटरों का समूह एक सेट है कि नहीं। तो यहां पर हम नो बोलेंगे, भारत के सभी फेमस क्रिकेटरों का समूह एक सेट नहीं है। कारण है कि यहां पे सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स रहते तो एक कॉमन प्रॉपर्टी सब में आ जाता है कि वह सभी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब हम फेमस क्रिकेटर्स लगा देते हैं तो फेमस शब्द जो है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो फेमस हमारी नजरों में है वह सभी की नजरों में फेमस हो, वह संभव नहीं है। किसी के लिए कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा होता है, बहुत फेमस होता है, तो किसी के लिए दूसरा कोई अन्य प्लेयर उससे भी अच्छा होता है, उससे सुपीरियर होता है। अर्थात जब द बेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है और तो वह वेल डिफाइंड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जब हम बोलेंगे कि द इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फेमस इंडियन क्रिकेटर्स इज ए सेट, तो आंसर होगा नो, बिकॉज देयर इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ फेमसनेस। फेमसनेस को मेजर करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सो इट कैन नॉट वेल डिफाइन, है ना। अब यहां पर देखते हैं, तो वेल डिफाइन की बात अभी तक देखे। अब आते हैं आगे कि वेल सेट जो होता है, द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट सेट को इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट से सेट को बनाया गया है उन सभी को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और वह सभी सेट का एलिमेंट या सेट का मेंबर कहलाते हैं। all the objects by which a set is formed all the objects by which a set is formed are called element or member of the set, and these are kept in a curly bracket। इन सभी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, न पैरेंथेसिस के अंदर न स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पैरेंथेसिस का मतलब हो गया स्मॉल, जिसको कहते हैं छोटी ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया बड़ी कोष्ठक, बड़ी ब्रैकेट। तो न छोटी ब्रैकेट का यूज होता है न बड़ी ब्रैकेट का। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। यहाँ पर all the objects by which a set is formed are called
elements or member of the set and these are kept in a curly bracket. उसके बाद कोई भी सेट के एलिमेंट्स को जब लिखा जाता है तो उसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है. रिपीटिशन ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर नॉट परमिटेड. The repetition of any element of a set is not allowed. तो इस सेट में इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. All the objects by which a set is formed are called elements or members of the set and these are kept in a curly bracket. The repetition of any element of a set is not allowed. इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है सेट को लिखने के समय. ठीक है, अब आगे देखते हैं. उसके बाद किसी सेट को रिप्रेजेंट जो किया जाता है तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि एग्जांपल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और स्टार्टिंग में ही लिखे थे 2, 4, 6, 8 ये लिखे थे. तो 8, 2, 4, 6, 8 हम फर्स्ट कलेक्शन लिखे थे. तो ये चूंकि एक सेट है इसलिए इन सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं कॉमा देके और कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट कर रहे हैं. ये एक सेट बन गया है. अब किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले दो सिंबल है वो भी देख लेते हैं. एक ये सिंबल है जिसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और एक ये सिंबल है जिसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं. इसी के ऊपर बेस्ट है जैसे 2 सेट ए 3 सेट ए. तो 2 जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स और 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है 3 डज नॉट बिलोंग्स टू है. तो इस प्रकार से कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है इस सिंबल की मदद से इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे. अब है कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है. देयर आर 2 methods to represent a set. There are 2 methods to represent a set. First है roster और tabular method और सेकेंड है सेट बिल्डर मेथड. यही दो मेथड से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड और सेकेंड होता है सेट बिल्डर मेथड. आप कुछ एग्जांपल के द्वारा इन दोनों मेथड को समझना है. रोस्टर और टेबुलर मेथड ये क्या होता है. इस मेथड में सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट जैसे यहाँ पर लिखे हैं सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्टिंग कर देना है, लिस्ट बना के लिख देना है. ठीक है, तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टिंग इज कॉल्ड रोस्टर मेथड
और सेकेंड होता है सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? द मेथड इन विच ए सेट कैन रिप्रेजेंट बाय देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके, प्रॉपर्टीज की मदद से हम सेट में, मतलब सेट में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से, इसके प्रॉपर्टीज की मदद से अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट कर दें तो वह सेट बिल्डर मेथड हुआ। तो यही दो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला होता है सेट ए रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है कि द मेथड इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेनिंग, मतलब उसको लिस्ट में बना के लिख देना है। और सेकेंड होता है सेट सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि द मेथड इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखा जाता है, एलिमेंट्स को लिस्ट में नहीं लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे अब यहां पर कुछ एग्जांपल के द्वारा जो है इसको समझना है, कॉन्सेप्ट इसका। एग्जांपल काफी है इस पर। जैसे पहला सेट ए कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब लिखते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ये कौन मेथड हुआ? स्पष्ट है कि ये रोस्टर मेथड है, जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट में करके लिख दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देके। अब सेट बिल्डर में लिखना है इसी को, रोस्टर से सेट बिल्डर में। तो इसमें एलिमेंट्स को तो लिस्ट में लिखना नहीं है, एलिमेंट को नहीं लिखना है, एलिमेंट के कैरेक्टर को, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो एलिमेंट को नहीं लिख के उसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे तो आखिर कोई न कोई रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल तो लेंगे जो सिंबल इन सब को डिनोट करेगा। तो एलिमेंट नहीं लिखना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लेते हैं x, जो x इसको रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, और x का जो प्रॉपर्टीज होगा वो इन सब का प्रॉपर्टीज होगा वो। तो x ऐसा सिंबल देंगे जिसको पढ़ते हैं सच दैट, माने इस सेट A का एलिमेंट x है और x इस प्रकार है, इसका वह प्रॉपर्टी जो इन सब का प्रॉपर्टीज है। x इज इक्वल टू 2n के फॉर्म में सब सारा का सारा इवेंट नंबर है। फॉर ऑल, इस सिंबल को पढ़ते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, इस सिंबल अभी ये देखे हैं, इस सिंबल को बिलोंग्स टू पढ़ते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। तो सिंबॉलिकली हम इसके प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्टिंग किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में इनके प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिस्टिंग नहीं करते। तो यहाँ पर इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x सच दैट, और इसका जो प्रॉपर्टीज है वह प्रॉपर्टीज यहाँ पे बदला है कि x इज इक्वल टू 2n के फॉर्म में सब है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में n बिलोंग्स करता है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। n का वैल्यू 1 लेंगे, 1 यहाँ लो तो 2 इंटू 1 2, पहला एलिमेंट 2 मिल गया। n का वैल्यू 2 लो, फिर 2 2 जा 4, 4 भी मिल गया। n का वैल्यू 3 लो, 3 2 जा 6, n का वैल्यू 4 लो, 4 2 जा 8। मतलब नेचुरल नंबर n का वैल्यू लगातार डालते जाओ, सभी मिलते जाएगा। तो इस प्रकार से अगर n के किसी वैल्यू के रखने पर ये नहीं मिलता तब इसका ये सटीक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, अर्थात इसमें n के वैल्यू को रखने पर इसका हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तभी इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म में सही होगा आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं एग्जांपल। जैसे लेते हैं b इज इक्वल टू 2 4 6 8। अच्छा, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां डॉट 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 सो ऑन, मतलब क्या, ये अप टू इनफाइनाइट 8 10 12 अप टू इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन ये फिक्स 8 से आगे नहीं एलिमेंट जाएगा। तो इसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर x
such that x is equal to 2n for all n belongs to नेचुरल नंबर। और एक बात यहां पर क्लियर करना होगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या देना होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के साथ हमको जो है फिक्स एलिमेंट कहां तक लेना है, 4 तक ही। तो n लेस देन और इक्वल टू 4 तक ही लेना है, ये इंक्लूड करना होगा। क्योंकि यहाँ तो सो ऑन था, इसलिए इंक्लूड n का वैल्यू कहां तक है नहीं करना था, लेकिन यहाँ n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 इंक्लूड करना पड़ेगा। कारण है कि यहाँ पर तुमको n जो है वह 4 से लेस देन है या 4 तक ही जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 एग्जांपल दिए, कुछ और देखना है हमको, उसके बाद आगे देखते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है कि सेट, कैपिटल सेट डिनोट कर रहा है, सी कैपिटल सी लिख रहा है, मतलब क्या, कैपिटल सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे +1 -1, ये सिर्फ 2 एलिमेंट, इसमें लिस्टिंग किया गया है एलिमेंट्स को, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है। तो रोस्टर मेथड है या टेबुलर मेथड है, और इसको सेट बिल्डर मेथड में फिर बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज को समझना है और रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में बदलना है। तो एलिमेंट को तो लिखना नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक सिंबल x होगा, सच दैट, अब इसका एलिमेंट x इस प्रकार है कि x का प्रॉपर्टीज क्या है। तो तुम यहां पर प्रॉपर्टीज, ऐसा प्रॉपर्टीज लिखोगे जो एक्यूरेट +1 -1 को ही बतलाए, ये नहीं कुछ के अलावा और कुछ आ जाए। तो यहां पर अगर लिखें x² -1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका सॉल्यूशन ये होगा। तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यही 2 वैल्यू x का निकलेगा, जहां की x का ये दोनों वैल्यू रियल नंबर है। रफ में देख लो, x² -1 0, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू √1, दैट इज +-1 आएगा। तो यहां पर +1 -1 का एक्यूरेट प्रॉपर्टी है कि वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका ये सॉल्यूशन है, अर्थात ये हुआ रोस्टर फॉर्म में, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे है कि A-E-I-O-U, ये तो एग्जांपल लिखने के साथ ही समझ गए होंगे, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं ना। जैसे कि यहां पर ये जो है, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलें, ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x सच दैट। देखो सच दैट इससे लिखा ही जाता है, ऐसे भी सच दैट लिखा जाता है। तो x सच दैट x इज ए वॉवेल, x इज ए वॉवेल, बहुत ही सिंपल है। अब वॉवेल तो बस 5 होता ही है, तो जब हम x इज ए वॉवेल लिखेंगे तो बस वही 5 रिप्रेजेंट हो रहा है, छठा कोई वॉवेल होता ही नहीं है। तो इसके प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। फिर अगला देखते हैं, सेट ई लेते हैं कैपिटल, जैसे लेते हैं A-P-L-E लेते हैं। अब इसको अगर हम बदलें किसमें, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म बदल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका पहले सिंबल लेंगे x, सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल,
एप्पल जो है उस वर्ड का ये सभी लेटर है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, वह इस वर्ड का लेटर, जैसे कि ए आ गया, पी आ गया, एल आ गया, ई आ गया। तो यहां पर तुम कहोगे कि यहां तो 2 पी है, एक ही पी क्यों लिखे हैं? तो शुरू में बतला दिए थे सेट की परिभाषा बताने के समय कि रिपीटिशन ऑफ एनी एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। वर्ड में जो उसका होगा स्पेलिंग वो तो लिखेंगे, लेकिन एलिमेंट के रूप में जब लिखेंगे तो रिपीटिशन ऑफ पी इज नॉट अलाउड। ठीक है। और उसके बाद 6 आता है एफ, सेट एफ डिनोट कर रहा है। अब जैसे हम लिखते हैं 1/2, 2/, 3/30, 4/, ऐसे। तो यहां पर 1/2, 2/10, 3/30, 4/68 एंड सो ऑन। अब ये एग्जांपल देखते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। क्या करेंगे? f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर x इज इक्वल टू इसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो लिखेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी जो है ऊपर में 1, 2, 3, 4 कंसेक्यूटिवली सारा का सारा क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर जा रहा है। तो ऊपर में n रहेगा और नीचे में जो है n³ प्लस n है। तो पहला 1 लो, 1 तो 1 का क्यू 1 प्लस 1 2, n का वैल्यू 2 लो, 2 का क्यू 8, 8 प्लस 2 10, 3 लेंगे n 3 तो 3 का क्यू 27 प्लस 3 30, 4 लेंगे 4 का क्यू 64 प्लस 4 68 एंड सो ऑन। तो इसका प्रॉपर्टीज पर n का वैल्यू लगातार रखते जाओ, सारा एलिमेंट्स हमको अगर मिल जाता है तो हम समझेंगे कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको जो बदला है सही बदला है। लेकिन अगर इसमें एक भी एलिमेंट इससे टैली नहीं करे कहीं तो गलत हम बनाए। ठीक है। तो ये अभी हम सब एग्जांपल किस बात का देख रहे थे? रोस्टर फॉर्म था और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने का था। अब उसी प्रकार इसका अपोजिट भी हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही देगा और कहेगा रोस्टर फॉर्म में बदल के बताओ। तो क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जी लेते हैं, कैपिटल सेट x such that x is greater than or equal to लेते हैं -3/2 and less than or equal to 9/2 for all x belongs to integer। ठीक है, x इंटीजर है और -3/2 से 9/2 के मिडिल में ही है। तो इस दोनों के बीच x है और x का वैल्यू क्या है दे दिया है। तो यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, इंटीजर समझते ही हो। तो इन दोनों के बीच इंटीजर कौन कौन है रफ में समझ लो। यहां पर -3/2 को तुम लिख सकते हो -1/5, 9/2 को तुम लिख सकते हो 4/5। तो डिसिमल के रूप में दोनों, और तुमको पता होगा कि डिसिमल इंटीजर नहीं होता है। तो ये दोनों इंटीजर नहीं है, ये दोनों रियल नंबर है। लेकिन हमको तो कंडीशन दिया है कि इन दोनों के बीच जो x होगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो इस दोनों के बीच -1/5 और 4/5 के बीच इंटीजर जो होगा हमको वही लेना है। तो -1/5 और +4/5 के बीच कौन कौन इंटीजर होगा। तो यहां पर इसको बदलेंगे आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। तो लिखेंगे g इज इक्वल टू, जैसे लिख देंगे -1/5 से राइट में जाओगे, इससे लार्ज वैल्यू मिलेगा -1, फिर -1 से राइट में और बढ़ो 0 और राइट जाओ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आता है। लेकिन 5
4.5 तक जाना है तो 4.5 मतलब क्या, उससे छोटा 4 तक ही रहेंगे। 5 लेंगे तो 4.5 से बड़ा 5 हो जाता है। इस प्रकार से इतना ही होगा इसका एलिमेंट, -1 0 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में भी उसको हम बदल सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो सेट का कॉन्सेप्ट जो है, सेट का कॉन्सेप्ट, उसके अलावा यहाँ पर सेट को जो है सो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। और इसके बाद जो है सो अब जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है होता है इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट होता है सिंगलटन सेट, फर्स्ट होता है सिंगलटन सेट। कुछ ऐसा सेट का टाइप है जिसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। जैसे सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जांपल देते हैं सिंगलटन सेट का, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल देते हैं जैसे 1, सिंपल, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड पेयर सेट, ये भी नाम से स्पष्ट है। द सेट व्हिच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। जैसे एग्जांपल देते हैं, अभी दिए थे 1 और -1, कोई भी 2 एग्जांपल, अनगिनत एग्जांपल हो सकता है। तीसरा होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये भी क्लियर है कि द सेट्स व्हिच एलिमेंट्स कैन बी काउंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं AEIOU, फाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को कैपिटल लेटर डी से डिनोट करो। द सेट व्हिच एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल जैसे लेते हैं 1 2 3 100, इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, 100 है आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी एक और नाम है इसका नल, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो एम्प्टी या नल सेट क्या होता है, और सब सेट को तो हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट या नल सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। इसको स्पेशली एक सिंबल है ये जिसको फाई बोलते हैं, तो नल या एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं उसको कहते हैं द सेट इन व्हिच एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट बिलोंग, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। इसका एग्जांपल तो ये तो एम्प्टी सेट है फाइव, तो फाइव से डिनोट करेंगे, लेंगे x such that x is a man who has 100 heads। तो इसमें इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो एक लिए है सेट, उसमें x एक ऐसे आदमी का हम
प्रॉपर्टीज लिखे हैं जिस व्यक्ति को 100 हेड्स हो, 100 सर वाले किसी मनुष्य का होना संभव नहीं है। इसलिए इस गुण को रखने वाले, इस प्रॉपर्टी को रखने वाला एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं बिलोंग करेगा, इसलिए एम्प्टी सेट हो गया ना। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स बिलोंग करे ही नहीं, इम्पॉसिबल। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं 5, जैसे लिखते हैं x such that x square plus 1 is equal to 0 where x belongs to real number। अब यहां पर देखते हैं कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, x का मान जो निकलेगा वो रियल नंबर होगा, कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन x जो होता है इसको सॉल्व करने के बाद क्या रियल नंबर आएगा, देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट -1। तो -1 का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे फैक्ट ये है, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो +1 का स्क्वायर भी होता है 1 और -1 का स्क्वायर भी होता है 1। और हम जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसी कारण से 1 का स्क्वायर रूट +1 भी होता है, 1 का स्क्वायर रूट -1 भी होता है। इसी कारण से क्योंकि +1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 होता है, इसी कारण से 1 का स्क्वायर रूट अपोजिट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट +1 और -1 दोनों निकलता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है। लेकिन अब x का वैल्यू जो -1 है रूट अंडर, इसका स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 1 का देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। फिर -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर रूट भी -1 होता है। लेकिन उस कंसेप्ट पे -1 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं निकल सकता है। इस कॉन्सेप्ट से -1 का कुछ भी, यानी कोई दुनिया में ऐसी संख्या ही नहीं है रियल नंबर में दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा। कोई भी दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है रियल नंबर में जिसका स्क्वायर -1। जैसे इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर -1 अगर रियल होता तभी ना -1 का स्क्वायर रूट फिर उल्टा निकलता, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रियल नंबर का है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए ये अभी क्या है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये हुआ। उसके बाद अब देखते हैं नंबर 6 अटैच। नंबर 6 में होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का डेफिनेशन लिखते हैं कि टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी इसलिए बोलना पड़ता है कि जब एम्प्टी सेट ले लोगे तो उसमें तो एलिमेंट ही नहीं होगा, तो उसको हम डिफाइन क्या करेंगे? इसलिए जब भी डिफाइन करेंगे तो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स A two non-empty sets A and B are called equal sets if each elements of A belongs to B and vice versa। मतलब A का सभी एलिमेंट B में है और B का भी सभी एलिमेंट A में है। तो
दोनों नॉन एम्प्टी सेट को हम कहेंगे इक्वल सेट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए लिखते हैं यहां पर ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल। एक सेट और ले लेते हैं 2 4 6 8 10। अब देखो यहां पर ए का सभी एलिमेंट सेट बी में, क्योंकि एक्स इसका एलिमेंट वॉवेल लिखे हैं तो वॉवेल में वही 5 एलिमेंट ए ई आई ओ यू होगा। तो एक्स का ए का सभी एलिमेंट बी में और बी का भी सभी एलिमेंट ए में। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। लेकिन ए का एक भी एलिमेंट सी में नहीं है, सी का भी एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। हो सकता था कुछ एलिमेंट मिल भी जाता, लेकिन जब तक सभी एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये इक्वल नहीं होता। इसलिए ए और सी इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू सी। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट टू नॉन एम्प्टी sets A and B are called equivalent set if their cardinal numbers are equal. It is denoted by यदि ए और बी इक्विवेलेंट है तो ए इक्विवेलेंट बी इसे लेंगे। इक्वल है तो इक्वल का ये साइन दिए, इक्विवेलेंट है तो इसे। तो यहां पर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर इक्वल। इट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो यहां पर कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे इसका कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ ए, यही पढ़ा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, शॉर्ट में नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए कितना एलिमेंट है इसमें? 5। ठीक है। तो यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी 5 ही है, इसमें भी 5 एलिमेंट ही है। कार्डिनल नंबर ऑफ सी, इसमें भी 5 एलिमेंट ही है। इस प्रकार से तीनों ए बी सी है, तीनों का कार्डिनल नंबर सेम है। तो यहां पर एग्जांपल इसलिए तीनों सेट लिख लिए थे, इसका एग्जांपल वहीं से समझ लेंगे। ए इक्विवेलेंट बी है और बी इक्विवेलेंट सी है, क्योंकि तीनों का कार्डिनल नंबर सेम है। The two non-empty sets A and B called equivalent set if their cardinal numbers are equal. यदि कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ 5 एलिमेंट्स है, यहाँ 6 एलिमेंट्स होता, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम नहीं था, तो दोनों क्या हो जाता? अनइक्वल हो जाता, नहीं ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होता। तो इक्विवेलेंट होने के लिए एलिमेंट मिले या नहीं मिले, लेकिन कार्डिनल नंबर मिले, एलिमेंट की संख्या मिले। ठीक है। तो एक नोट में यहां पर याद रखना है कि टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट आल्सो। यहां पर ए और बी इक्वल था, इक्विवेलेंट भी हो गया। टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट आल्सो बट इट्स कन्वर्स need not true be true also। मतलब दो इक्वल सेट्स जो होता है इक्विवेलेंट, दो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट भी होता है। यहां पर दो इक्वल सेट्स था, इक्विवेलेंट भी है, लेकिन दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल भी नहीं होता है। जैसे बी और सी इक्विवेलेंट है, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है। तो इस कंसेप्ट को नोट में लिख दिया है कि टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट आल्सो बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू आल्सो। लेकिन उसका कन्वर्स का मतलब हो गया कि दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल भी हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है। और लास्ट इसका टाइप था
एट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट होता है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नॉट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी को डिसजॉइंट सेट कहेंगे यदि उनमें कम से कम एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो ए और सी, ए और सी में ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट ऐसा है कि इन दोनों में कम से कम एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। इसलिए यहाँ पर तीनों एग्जांपल एक ही साथ लिख लिए थे कि इस एग्जांपल से हम इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट सभी इससे क्लियर समझ लेंगे। तो डिसजॉइंट सेट हो गया टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट if they have not any element in common। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ए एंड सी आर डिसजॉइंट, तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से आप सब देखिए और देखने के बाद अच्छे से इसके बारे में अपना ओपिनियन जो है कमेंट्स के द्वारा जरूर दीजिए। यहाँ किसी भी प्रकार की अगर कमी हो तो अगले वीडियोज में हम कोशिश करेंगे कि वो नहीं रहे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके।